माई सेल्फ श्रद्धा सिंह, और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक का एक बेहतरीन टॉपिक बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहले हम बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि आखिर बेसिसिटी क्या कहलाती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कहलाती है। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में बस एक माइनर सा डिफरेंस है, देखते हैं वो क्या है। बेसिसिटी क्या कहलाता है, जैसे ही कोई बेस हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बेस। और जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के अलावा अदर किसी एलिमेंट पे अटैक करता है या एटम पे अटैक करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब देखते हैं इसे एक रिएक्शन के थ्रू। अगर हम इसकी रिएक्शन एक NaOH के साथ करवाते हैं जिसे हमने बोला क्या, बेस। अब ये क्या करता है, बेस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। हमें पता है कि मेटल क्या है, सोडियम क्या है, एक तरह की मेटल है, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेस ने कहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन पे अटैक किया, तो हमने इसे क्या बोल दिया, बेस। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, कहाँ पे अटैक करता है, इस कहाँ पे अटैक करता है, इस कार्बन एटम पे। कहाँ पे अटैक किया इसने, कार्बन पे, और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, और ये Cl किसके फॉर्म में, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में कहाँ हो गया, बाहर निकल गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस ने कहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन पे अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया। तो और यहाँ से Cl क्या हो गया, हमारा बाहर निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि बेस वो होगा जो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो हाइड्रोजन के अलावा अदर किसी एलिमेंट पे अटैक करेगा। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे A लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और यहाँ पे हमने लिया एक B, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब इस A ने क्या किया, इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, किस पे, हाइड्रोजन पे अटैक किया, और इस B ने किस पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया। तो हमें बताना है कि A हमारा बेस है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे बताना है कि B हमारा बेस है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। देखते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा कि जो बेस होता है वो किस पे अटैक करता है, हाइड्रोजन पे। तो हमने देखा कि A कहाँ पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा। तो ये यहाँ से इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि A क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो यहाँ पे ये H प्लस के फॉर्म में गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH2 माइनस CH2Cl। अब ध्यान से समझने का ट्राई करिए। ये क्या है, बेस, एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और ये एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक किया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी क्या बन गई हमारी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या फिर एक तरह का कह सकते हैं हम ये न्यूक्लियोफाइल है। अब हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन।
ठीक है, तो हमने कहा कि ये क्या है हमारा बेस, क्या है ये बेस। क्यों? क्योंकि इसने कहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन पे अटैक किया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेस है। अब आते हैं बी की तरफ। अब हमें पता है कि ये बी कहाँ पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम कार्बन पे अटैक कर रहा है। ये इसने जैसे ही यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे हमारा B, जिसे हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोफाइल। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो A है वो क्या कहलाएगा, बेस, और जो B है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब आगे हम देखते हैं कि आखिर न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसका पहला फैक्टर है, फैक्टर ये कहता है, पहला फैक्टर, कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, क्या, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है और एक कोई न्यूट्रल है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एनाइनिक स्पीसीज जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है, किससे, न्यूट्रल स्पीसीज से। क्या बोला, कोई भी एनाइनिक स्पीसीज मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी न्यूट्रल स्पीसीज से। जैसे एग्जांपल देखते हैं NaNH2 और NH3। हमें पता है कि NH3 क्या है, न्यूट्रल है, और यहाँ पे ये मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं ये कैसी है, एनाइनिक स्पीसीज है, तो ये क्या होगी, मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे ये न्यूट्रल है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा कम है, इसलिए ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक। और एग्जाम्पल देखते हैं, NaOH और H2। हमें पता है पानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे ये मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये मोर एनाइनिक है, इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और देखते हैं, हमें पता है ये न्यूट्रल है और ये एनाइनिक है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। यहाँ पे भी पता है ये न्यूट्रल है और ये एनाइनिक, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये हुआ क्या, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये कहता है कि अगर हमारे पास दो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हैं और उनके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, सेम। क्या, अगर हमारे पास कोई दो न्यूक्लियोफाइल है और उनके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, सेम है, तो जो लेस स्टेबल न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्या, लेस स्टेबल न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक। कैसे, देखते हैं। जैसे हमें पता है HO माइनस, इधर RO माइनस, हमें पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, ऑक्सीजन। अब इसमें कैसे डिसाइड करें, दोनों के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, सेम है, तो हमें क्या देखना है, इनके साइड एटम को देखना है या फिर ग्रुप को देखना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि ये क्या करता है, +I, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ क्या करेगा, डोनेट करेगा। और हमें पता है कि H का I क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये अल्काइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे और ज़्यादा डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, इसको किसी और को डोनेट करने की टेंडेंसी भी तो उतनी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी
न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये लेस स्टेबल कैसे है? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी स्पीसीज अपने में चार्ज लाना पसंद नहीं करती, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये अल्काइल ग्रुप इसके चार्ज को कम नहीं कर रहा, बल्कि और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बल्कि हमें करना क्या था, डिक्रीज करना था, लेकिन यहाँ पे ये इसकी चार्ज डेंसिटी को और इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या है, ज़्यादा है, या फिर इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो ये हो गए दोनों फैक्टर। एक और फैक्टर होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे, क्या बोल रहा है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब ये देखते हैं एक एग्जांपल से। अगर मैं पूछूं कि अप टू डाउन जाने पर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो हमें पता है कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, ये है। अब हमारे ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, डोनेट भी ये यहीं से करेगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम लगी हुई हैं, और यहाँ पे सबसे कम। तो मैंने ऊपर ही बताया था कि जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो हम कह सकते हैं कि अप टू डाउन जाने पर क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप क्या है, बल्किनेस इंक्रीज हो रही है, जिससे किसी और को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझो कि अगर हम कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है 2 रेस्टोरेंट हैं, एक रेस्टोरेंट में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और एक रेस्टोरेंट में भीड़ क्या है, कम है। तो हमें पता है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है हम वहाँ पे खाना खाने नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ पे भीड़ क्या है, कम है, वहाँ पे हम आसानी से खाना खाने जा सकते हैं। तो ये भी इसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो इसको किसी और को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये जब जा ही नहीं पाएगा कहीं पे तो डोनेट कैसे करेगा, इस वजह से इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब और हम देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है। हमें पता है कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होती है, कम होती है। तो हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा, तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पर, किस पे, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्रुप में, ग्रुप के लिए देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
और एक लेते हैं हम केस सेकेंड, जिसमें हम लेते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। हम ग्रुप की बात करते हैं। अब किसकी प्रेजेंस में लिया हमने? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लिया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? अप टू डाउन जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अब देखते हैं, इसे ध्यान से समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कहलाता है? जैसे हमने ले लिया यहाँ पे पानी। पानी एक तरह का क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। हमें पता है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ फ्लोरीन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये यहाँ से पार्शियली क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे फ्लोरीन की किसी और को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे भी हम पानी लेते हैं, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब हमें पता है कि अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज। अब हमें पता है कि यहाँ पे साइज अप टू डाउन जाने पर क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इस पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज। चार्ज डेंसिटी कैसे डिक्रीज हुई? क्योंकि हमें पता है बड़ा साइज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? चारों तरफ डिस्पर्स्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ पे इसके साथ इसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थोड़ा सा क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे इसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो इसकी किसी और को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पे तो सॉल्वेंट है, पोलैरिटी यहाँ पे ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे इनका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लोरीन कहीं और किसी को नहीं दे पा रहा, बल्कि यहाँ पे इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे किसी और को देने की टेंडेंसी हो जाती है क्या? इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या हो जाती है? इंक्रीज। ये वर्ड याद रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब सेकंड केस देखते हैं। अब यहाँ पे क्या खेला है? यहाँ पे हमने लिया है क्या? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे डाइमिथाइल सल्फाइड बोल सकते हैं हम। ये क्या है? पोलर अप्रोटिक। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी हमको पता है कि साइज क्या हो रहा है? अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही। अब देखो, ये क्या है? एक तरह से नॉन पोलर और ये क्या है? पोलर। तो इनके बीच इतना इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहले ही मैंने बोला था कि पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो ये एक तरह से क्या हुआ? नॉन पोलर, और ये एक तरह से क्या हुआ? पोलर। तो इनके बीच इतना इजीली, या फिर कह सकते हैं कि इतना आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब इनकी सॉल्वेशन की जो टेंडेंसी है, मतलब आपस में मिलने की टेंडेंसी है, वो क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है, और ये भी एक तरह का हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ बिजी है, तो जब ये इसके साथ बिजी है तो इसको कहीं और देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अप टू डाउन जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। किसकी प्रेजेंस? न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। किसकी प्रेजेंस में?
पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो केस फर्स्ट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अप टू डाउन जाने पर चार्ज न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।